Good evening, students. Welcome to Learners Academy. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है बेटा? प्लीज कंफर्म. यस सर. ओके. सो कल हमने 3 यूजेस कवर किए थे और आज अपने को कैटाफोरिक यूज कवर करना है. ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल कल हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट? और उसके हमने 4 यूजेस में से 3 यूजेस कवर कर लिए थे. कौन कौन से थे? व्हाट वर दोस यूजेस? एनाफोरिक, होमोफोरिक और जेनेरिक. ठीक है. अब कैटाफोरिक यूज जैसा कि कल मैंने आपको बताया इज बेस्ड ऑन व्हाट? ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स. कुछ ग्रामर की बात करी जाए तो वहां पे आर्टिकल द क्या क्या काम करता है, या किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस नाउन के पहले आ सकता है, किस नाउन से पहले नहीं आता है, कब कंपलसरी रूप से आता है, वो सारी चीजें यहाँ देखनी है. ठीक है, क्लियर है? अब सुनो ध्यान से. देखो, कैटाफोरिक का मतलब ऐसे होता है, इसका नाम ऐसे कैसे पड़ गया, इस यूज का नाम कैटाफोरिक कैसे पड़ गया? कैटाफोरिक का मतलब होता है, पढ़ने की कोशिश करना, जैसे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. पढ़ो, क्या है ये? पश्चोन्मुखी, यानी कि जिसका मुख पश्चिम की तरफ हो. पश्चोन्मुखी यानी जिसका मुख किसकी तरफ हो? पश्चिम की तरफ. अब पश्चिम वैसे कहीं पर भी होता हो पश्चिम, वैसे तो मैं कहूं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना. वैसे एक्चुअल नहीं ना अपना अपने को भी पश्चिम कहां पर है ना. स्क्रीन पे पश्चिम हमेशा कहां होता है पता है? स्क्रीन पे या बोर्ड पे या रिटन लैंग्वेज में हमेशा वो ऊपर नॉर्थ, साउथ, ये राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है? वेस्ट. तो ये वाली साइड मानी जाएगी पश्चिम, मानी जाएगी, मानी जाएगी. ठीक है. तो कैटाफोरिक यूज ऑफ द अभी मैं आर्टिकल कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर वो चीजें आ जाती हैं तो हमको लेफ्ट साइड में, पश्चिम साइड में, लेफ्ट साइड में अपने को आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है. इसमें अपन पश्चिम में लगा रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, इसलिए इस यूज का नाम पड़ गया कैटाफोरिक यूज. ठीक है, क्लियर है? ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये कहता है कि यदि किसी नाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर का प्रयोग किया जाए. किसका प्रयोग किया जाए? एक नाउन है, उसके बाद पोस्ट मॉडिफायर. अब ये पोस्ट मॉडिफायर क्या है? देखो, मॉडिफायर का मतलब है जो नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, नाउन को मॉडिफाई करे. और पोस्ट का मतलब है बाद में लगना. पोस्ट का मतलब क्या होता है? प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में. यानी कोई ऐसी चीज, और वो चीज क्या होगी अभी देखते हैं. कोई ऐसी चीज जो नाउन के पोस्ट में लगकर, बाद में लगकर उसको मॉडिफाई करे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पोस्ट मॉडिफायर. तो अगर नाउन के बाद कोई पोस्ट मॉडिफायर आ रहा है तो नाउन से पहले प्री मॉडिफायर भी आएगा. अगर नाउन से पहले पोस्ट मॉडिफायर आ रहा है तो नाउन से पहले प्री मॉडिफायर भी आएगा. वो प्री मॉडिफायर और कोई नहीं होगा बल्कि कौन होगा? आर्टिकल द. दैट मीन्स नाउन से पहले हमको द लगाना कंपलसरी है अगर पोस्ट मॉडिफायर आ जाए. अब सर ये पोस्ट मॉडिफायर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो ये गिनती में 6 चीजें हो सकती हैं. कितनी चीजें हो सकती हैं? 6. हम एक एक करके सेंटेंस उठाएंगे और देखेंगे ये 6 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है. ग्रामेटिकल चीजें हैं ये ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं. अगर नाउन के बाद आती हैं और पोस्ट मॉडिफाई करती हैं, मतलब बाद में आके नाउन को मॉडिफाई करती है, नाउन की विशेषता बताती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, तो उस केस में हमको आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है नाउन से पहले एज प्री मॉडिफायर. पोस्ट मॉडिफायर आ गया तो प्री मॉडिफायर भी आएगा. पोस्ट मॉडिफायर क्या क्या आएगा अभी बताएंगे. प्री मॉडिफायर क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा. ठीक है, चलो तो एक एक करके हम पोस्ट मॉडिफायर्स को काउंट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पोस्ट मॉडिफायर्स आ सकते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नाउन, उसके बाद पोस्ट मॉडिफायर, तो पहले आर्टिकल द, मतलब प्री मॉडिफायर कौन है? आर्टिकल द. ओके, देखो, द बॉय देयर इज माई स्टूडेंट. सेंटेंस का मीनिंग बताओ. वहां पे जो लड़का है वो मेरा स्टूडेंट. अगर मैं ये वर्ड नहीं लिखता, सिंगल वर्ड, तो भी सेंटेंस तो करेक्ट था. करेक्ट था ना? था कि नहीं था? लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड बाद में लगकर इस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. मॉडिफाई करना, जब भी मैं कहूं ना मॉडिफाई कर रहा है, तो समझ लेना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा लड़का, वो लड़का वहां वो लड़का है, वो मेरा क्या है? स्टूडेंट.
तो अगर एक सिंगल वर्ड भी पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकता है। ए वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए पोस्ट मॉडिफायर। कोई भी एक सिंगल वर्ड कभी भी एक नाउन के लिए पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकता है। अगर पोस्ट मॉडिफायर आ जाए तो आपको पीछे आर्टिकल द लगाना कंपलसरी। ठीक है, तो पोस्ट मॉडिफायर का काम कौन कौन करेगा? पहली चीज क्या निकल गया? ग्रामेटिकल एनी वर्ड सिंगल वर्ड अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे देयर लगते ही उस बॉय की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो वाला वहां वाला लड़का। सो एनी सिंगल वर्ड कैन बी यूज्ड एज पोस्ट मॉडिफायर। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से पोस्ट मॉडिफायर्स हैं। द बॉय इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। अब की बार पोस्ट मॉडिफायर का काम किसने किया? इन द कॉर्नर। किस टाइप का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये चेक करो, बताया हुआ है आपको पहले। इन द कॉर्नर क्या है? किस टाइप का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है? इन एक प्रीपोजिशन है, बोलो, और कॉर्नर नाउन है, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन क्या होता है? बोलो, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो सेकंड पोस्ट मॉडिफायर कौन बन सकता है? किसी भी नाउन के लिए एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन सकता है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन जैसा स्ट्रक्चर अगर बाद में रखा हुआ है तो वो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो भी पोस्ट मॉडिफायर कहलाया जा सकता है। आ जाए तो फिर नाउन से पहले आपको, अब मैं सेंटेंस सब में बॉय रख रहा हूं ताकि आप एक ही सेंटेंस में कंपेयर कर सको कि देखो बॉय की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कितनी चीजें आ सकती हैं। देयर सिंगल वर्ड भी आ सकता है, इन द कॉर्नर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, और बात वही कर रहा हूं कि वो मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। अब पहले तो मैंने कहा वो लड़का मेरा स्टूडेंट है, फिर मैंने कहा वो लड़का वहां जो है वो मेरा स्टूडेंट है, फिर मैंने कहा वो लड़का वहां जो कॉर्नर में है वो मेरा स्टूडेंट है। मान लो अभी भी सामने वाले को नहीं समझ आया तो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। देखो, तीसरी चीज जो पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकती है, इसको क्या कहूंगा मैं? प्री पोजिशनल फ्रेज। तीसरी चीज जो पोस्ट मॉडिफायर का काम करेगा, देखो ध्यान से देखो, द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। अब ये सिटिंग इन द कॉर्नर क्या चीज है, कोई पहचान सकता है? ये भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। किस टाइप का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, पहचान सकते हो? सिटिंग इन द कॉर्नर किस टाइप का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है? अच्छा छोड़ो, केवल सिटिंग देखो, सिटिंग, यहां पे सिटिंग जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या चीज है? क्या ये वर्ब है क्या? ये वर्ब है? नो सर, नाउन है। ये वर्ब तो ये रही ना, बॉय के लिए वर्ब तो ये आ रही है ना। ये क्या चीज है? टेल मी। नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलकर एक नाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव का काम करे, तब उसको क्या कहते हैं अपन? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने वाला स्ट्रक्चर भी पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकता है। वो ना आए तो भी पोस्ट मॉडिफायर बन सकता है, और वो आ जाए तो भी पोस्ट मॉडिफायर हमको मिल सकता है। तो तीन चीजों से पोस्ट मॉडिफायर मिला अभी तक। पहली चीज बोलो, सबसे पहली चीज देयर नहीं मिलेगा, एक सिंगल वर्ड, ए सिंगल वर्ड। आगे बोलो दूसरा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तीसरा, अब चौथा देखो, द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई स्टूडेंट। अब की बार क्या लग गया? हु इज सिटिंग देयर। क्या है ये हु इज सिटिंग देयर? किस टाइप का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, पहचानो। बहुत डिटेल में पढ़ा इसके बारे में तो हमने। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, जो कि वहां पे बैठा है। ठीक है, हु से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से पहले खत्म हो रहा है, क्या कहते हैं इसको हम? रिलेटिव क्लॉज। तो एक रिलेटिव क्लॉज भी एक नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो वो भी उसके लिए पोस्ट मॉडिफायर बन सकता है। क्या लगाना है आपको? आर्टिकल द लगाना है। कितनी चीजें हो गई? चार। अब ये चार चीजें तो हमने पढ़ी हुई है, अब बची हुई दो चीजें जो पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकती हैं, वो अभी तक हमारे कोर्स में नहीं आई है, मतलब अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है, बट इधर तो उसको कवर करना है, तो छोटा छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बची हुई दो चीजें, अभी चार चीजें कौन कौन सी? एनी सिंगल वर्ड, दूसरा बोलो प्रीपोजिशनल फ्रेज, तीसरा बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब पता होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर एडजेक्टिव का काम करने वाला। आगे बोलो रिलेटिव क्लॉज। अब पांचवी चीज जो आ रही है, ध्यान से सुनो बेटा,
जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर एडजेक्टिव का काम करती है, सिमिलरली वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है। अब डिटेल में तो हम वर्ब चैप्टर में सीखेंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलकर एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तब उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बाद में लग के और क्या काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, यानी नाउन की विशेषता बताए, नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताए, वो है हमारा पांचवी चीज जो कि पोस्ट मॉडिफायर का काम करेगी। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखो, जैसे कि द बॉय बीटन बाय हिज सीनियर्स लॉन्च्ड ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल। वो लड़का जो अपने सीनियर से पिटा, उसने प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट यानी शिकायत लॉन्च करी, यानी दायर करी, दर्ज करी। समझ गए? तो अब मैं ये भी कह सकता था द बॉय लॉन्च्ड ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल, लेकिन मैंने उस लड़के की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। कौन से लड़के ने करी वो ये काम, ये कंप्लेंट लॉन्च करने का काम? जो कि प्रिंसिपल से पिटा, ओ सॉरी सीनियर से पिटा। ठीक है, सीनियर से पिटने वाले लड़के ने ऐसा काम किया। समझ गए? तो यहाँ पे बीट वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है चेक करो। और ये इस नाउन के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, तो इस जगह पे इसको पता है क्या कहा जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। हालांकि इसकी ज्यादा डिटेल अभी तक किसी भी टॉपिक में आई नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल चौथा चल रहा है। इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगले चैप्टर में आएगी, मतलब डिटेल जो नॉलेज है वो अगले चैप्टर में आएगी, जो कि वर्ब वाला चैप्टर रहेगा हमारा। ठीक है, क्लियर है? सो पांचवी चीज जो कि क्या काम करेगी बोलो, पोस्ट मॉडिफायर का काम करेगी, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और एक आखिरी चीज, वो भी अभी तक हमारे कोर्स में नहीं आई और वो भी वर्ब के चैप्टर में ही आएगी, जिसको अपन कहते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? टू, अभी नाम याद रख लो, टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन। टू के साथ, टू प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की कोई किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव फॉर्म। तो ये टू इन्फिनिटिव फॉर्म भी पोस्ट मॉडिफायर का काम करेगी, जैसे यहां कर रही है द बॉय टू अराइव इन टाइम वाज फ्रॉम। टाइम पर अराइव यानी क्या होता है? अराइव यानी पहुंचना। टाइम पर पहुंचने वाला लड़का कौन है? रवि है, राम है, जो भी है। ठीक है, सो सिक्स्थ एंड द लास्ट थिंग इज टू इन्फिनिटिव, जिसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज पोस्ट मॉडिफायर। क्विकली रिकॉल करो 6 चीजें। कभी भी किसी नाउन के आगे हमको, ये रहा हमारा नाउन, इसके आगे हमको पोस्ट मॉडिफायर मिल जाए, सर कैसा कैसा पोस्ट मॉडिफायर मिल सकता है? पहली चीज एनी वर्ड, ए सिंगल वर्ड। दूसरा प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, ये होता कैसा है? ये होता है सर प्रीपोजिशन के साथ नाउन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीसरी चीज बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरी चीज है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कैसा दिखता है शक्ल में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और आगे बोलो रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, ये कैसा दिखता है? ये तो सबको पता है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है ये और वर्ब, मेन वर्ब से पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, पांचवी चीज पास्ट पार्टिसिपल। ये शक्ल में कैसा दिखता है? वेरी सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? टेल मी, अब आ रही है क्या? यस सर, यस सर।
ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। द फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज टू इन्फिनेटिव फॉर्म, जो कि स्ट्रक्चर वाइज होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनमें से 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी चीज मिले तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर पोस्ट मॉडिफायर्स, पोस्ट होकर मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी बाद में आकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फिर एक प्री मॉडिफायर चाहिए होगा, और वो प्री मॉडिफायर कौन बनेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। उसका आंसर पहले द लगना हर हाल में कंपलसरी, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस लेते, हाँ नहीं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स में यही 6 चीजें हैं जो बाद में आके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, एक नाउन के बाद में आके, एक नाउन के। अच्छा, ये पोस्ट मॉडिफायर्स हैं, तो ये हटने से सेंटेंस गलत नहीं होगा। इनमें से कोई भी चीज हटा दूं मैं उन सारे सेंटेंस में, जैसे देयर हटा दूं तो भी बचा हुआ सेंटेंस सही, सिटिंग इन द कॉर्नर हटा दूं तो भी बचा हुआ सेंटेंस सही, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर हटा दूं तो भी बचा हुआ सेंटेंस सही, बीटन बाय द सीनियर हटा दूं तो भी सही, ठीक है। ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो अगर नहीं देनी है तो मत लिखो इनको, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इन 6 के ऊपर कुछ सेंटेंस हो जाए, फिर आप पढ़ो और सेंटेंस में एरर बताओ। पीपुल इन डार्विन, डार्विन एक देश है ना, एक कंट्री है। डार्विन के लोग हैव अकस्टम्ड, व्हाट इज मेंट बाय अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब डर जाना, नहीं, अकस्टम का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज के आदी हो जाना, आदी हो जाना, आदी हो जाना समझते हो ना, किसी चीज के नेचर में डल जाना एक तरीके से, है ना। डार्विन के लोगों में, डार्विन के लोग आदी हो चुके हैं किसके, साइक्लोन वार्निंग्स में। वहां पे साइक्लोन तूफान जो होता है, चक्रवाती तूफान बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है, तो वहां पे उनकी जो भी वार्निंग इश्यू होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे वार्निंग इश्यू हुई, तो हमको तो हमारे लिए तो एक वो यस क्या बोलते हैं, फेस्टिवल हो गया, सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, मीम्स बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। अब डार्विन में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो अगर न्यूज़पेपर में आता है कि साइक्लोन आ सकता है, तो बिल्कुल ठीक कैजुअल रहते हैं, क्योंकि उनके ऐसे होता रहता है, वो आदी हो चुके हैं, ठीक है। चलो एरर बताओ, ग्रामेटिकल एरर, व्हाट्स द एरर। सर 2 के बाद द लगेगा। 2 के बाद द लगेगा यहाँ पे, अच्छा यस सर। बताओ कौन सा पोस्ट मॉडिफायर यूज हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कहां पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, कहां दिख रहा है, सर लास्ट में वार्निंग्स है ना। अच्छा ये जो वार्निंग लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लगता है ये एक एडजेक्टिव है, आपको लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बेटा वार्निंग इज ए नाउन, जिसका मतलब होता है चेतावनी। तो हर आईएनजी लगी हुई चीज वर्ब नहीं होती, कुछ आईएनजी चीज लगी हुई चीजें नाउन भी होती है, ठीक है। हर आईएनजी, हमने जेरन नहीं पढ़ा क्या, जेरन नहीं पढ़ा क्या, हर आईएनजी लगी हुई चीज वर्ब एडजेक्टिव नहीं होती, नाउन भी होती है। चेतावनी, वार्निंग का मतलब क्या होता है, चेतावनी। और एक्चुअली यहाँ पे साइक्लोन वार्निंग कंप्लीट नाउन है, यहाँ पे आदि आप साइक्लोन के नहीं हो, आप साइक्लोन वार्निंग के आदि हो। तो साइक्लोन वार्निंग पूरा एक हमने पढ़े थे ना, 2 वर्ड्स के नाउन बनते थे कंपाउंड नाउन, वो है जैसे समर वेकेशन, जैसे विंटर वेकेशन, वैसे साइक्लोन वार्निंग, ओके। तो ये अगर आप इसके आगे द लगा रहे हो ना बेटा यहाँ पे, तो आप केवल साइक्लोन के आगे द नहीं लगा रहे, आप पूरे वर्ड के आगे लगा रहे, पूरे नाउन के आगे लगा रहे, तो उसके बाद कोई पोस्ट मॉडिफायर मिलना चाहिए, जो कि है ही नहीं, है क्या कोई पोस्ट मॉडिफायर ना। अब बताओ, पीपुल के आगे लगना चाहिए, वाई रीजन, पीपुल के बाद कौन सा पोस्ट मॉडिफायर आपको लग रहा है इन 6 में से, प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो ये प्रीपोजिशन है, और डार्विन एक जगह का नाम है, तो जगह का नाम नाउन होता है, सो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल गया। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना भाई, कौन से लोग, डार्विन के लोग। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे पहले प्री मॉडिफायर द लगाएंगे, पीपुल इन डार्विन नहीं होगा, क्या होगा, द पीपुल इन डार्विन। अच्छा आप इन डार्विन हटा दो ना, अब द लगाना जरूरी नहीं है, अब आप सिंपली लिखो पीपुल हैव अकस्टम्ड, लेकिन फिर पता नहीं चला कौन से लोग। अब आप लोगों की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे
तो फिर लोगों के पीछे द लगाना पड़ेगा। देखो लॉजिक क्या है, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, तो लॉजिक ये है कि जिसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना वो आइडेंटिफाइड हो गया, और आइडेंटिफाइड हो गया तो द लगना कंपलसरी। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज था, और देखो मैंने बोल्ड भी कर रखा है ताकि आप पहचानो, क्योंकि आर्टिकल की एरर आती है तो बहुत सरल आती है, लेकिन इस लेवल पे आती है तो बहुत मुश्किल आती है। तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी, बोल्ड लेटर्स में आपके सामने नाउन रखा हुआ होगा, आपको केवल वो पोस्ट मॉडिफायर पहचानना है कि किस टाइप का पोस्ट मॉडिफायर लगा हुआ है। नेक्स्ट, न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। अच्छा ये सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार छोड़ो, अगला देखो, उस पे बाद में बात करेंगे। ये पढ़ना, ये तो आसान है काफी। ही क्लेम्स टू बी ए साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट होने का दावा करता है। क्लेम करना मतलब दावा करना। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, he does not know even ABC of science, वास्तव में वो साइंस की एबीसी भी नहीं जानता है। ऑफ साइंस, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, क्या बना? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो एबीसी का मतलब क्या? एबीसी है क्या? साइंस में कभी एबीसी आती है क्या? साइंस में कभी एबीसी आती है क्या? बोलो, एबीसी का मतलब क्या है? यहाँ पे मीनिंग क्या है एबीसी का? इनडायरेक्ट मीनिंग उसकी छोटी मोटी बेसिक्स, उसके बेसिक्स। तो वो यहाँ पे एबीसी का मीनिंग एबीसी ना लेके क्या लेंगे हम? बेसिक नॉलेज या बेसिक्स। तो ये एक नाउन है, और ये बेसिक्स किसके हैं? साइंस के। तो इससे पहले आपको प्री मॉडिफायर आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, द बेसिक्स ऑफ साइंस। तो हम क्या लिखेंगे? द एबीसी ऑफ साइंस। ठीक है, इवन द एबीसी ऑफ साइंस, क्योंकि इसके आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो सेम एरर हो गई है प्रीपोजिशनल फ्रेज वाली। नेक्स्ट देखो, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर। इसको भी छोड़ो एक बार, डिफिकल्ट वालों को एक बार लास्ट में मैं कवर करवाता हूं। ये पढ़ो, इट इज अ पिटी। ये भी डिफिकल्ट आ गया सारे डिफिकल्टी आ रहे हैं। ओके, एक्चुअली खत्म ही हो गए। तो देखो बेटा, अब आ जाओ इस पे, यानी कि ये तीन सेंटेंस ही हैं, ये तीन सेंटेंस ही हैं उस टॉपिक से। इन दोनों सेंटेंस को बिल्कुल नहीं, ये तो उससे ही है लेकिन उसका डिफिकल्ट लेवल है ना। तो इसको करो, चलो इसको करो कवर। न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड, इसको कवर करो फटाफट। जो न्यूज मुझे मिली है वो सही नहीं है। इसमें उन 6 में से कोई पोस्ट मॉडिफायर लगा हुआ है क्या? सर न्यूज के बाद विच लगेगा। न्यूज के बाद विच आएगा, विच। सर हम क्या? इसलिए सर न्यूज से पहले द लगेगा। न्यूज से पहले द लगेगा, ओके। ये ऐसे बोलो आप। अब मुझे ये बताओ, न्यूज से पहले द क्यों लगेगा? न्यूज के बाद आपको कौन सा प्रीपोजिशन, ओ सॉरी, कौन सा पोस्ट रिलेटिव मॉडिफायर? क्लॉज। क्या? रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज दिखाई दिया है चर्चित को, ठीक है। आप में से किसी को दिखाई दिया रिलेटिव क्लॉज? ठीक है, दिखाई दिया। रुद्र को भी दिखाई दिया, ओके। हाँ शैली, आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तो कुछ और पोस्ट मॉडिफायर दिखाई दिया उन 6 में से? रिलेटिव क्लॉज के अलावा जो बचे हुए 5 है उसमें से कुछ दिखाई दिया? बोलो, समझ नहीं आया। खबर जो मुझे मिली है वो अच्छी नहीं है। अब चर्चित का कहना है कि जो न्यूज है ना, इससे पहले सर आर्टिकल द लगाओ एज प्री मॉडिफायर। तो लगा सकते हो आप, पर आप तभी लगा सकते हो जब इसको आइडेंटिफाई करने वाला कोई पोस्ट मॉडिफायर बाद में हो। अब आई हैव रिसीव्ड जो है, उन 6 में से कुछ होना चाहिए था। क्या क्या चीजें होती हैं? सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड तो ये है नहीं। और दूसरी चीज बताओ, प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्या? ये चेक करो, अभी आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज चेक करो। तीसरी चीज होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या वो है ये? चौथी चीज रिलेटिव क्लोज, क्या वो है ये? और पांचवी चीज पास्ट पार्टिसिपल, क्या वो है? और या फिर टू इन्फिनिटिव। सबके स्ट्रक्चर भी लिखवाए मैंने। टू इन्फिनिटिव का क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब आप बताएं, उन 6 में से अगर कुछ है ये, तब तो यहाँ पे द लगेगा। अगर नहीं है तो फिर क्यों लगेगा? क्योंकि 6 चीजें ही है ना पोस्ट मॉडिफायर।
हाँ, अब चर्चा दौड़ा हुआ है कि ये रिलेटिव क्लॉज है बाद में। आप में से कौन कौन एग्री करता है कि इसके बाद में रिलेटिव क्लॉज है? एक जना, ओनली एक जना। तो बताओ मुझे रिलेटिव क्लॉज कहाँ है? आई हैव रिलेटिव क्लॉज कहां से स्टार्ट होता है? कृतिका, रिलेटिव क्लॉज कहां से स्टार्ट होता है? सर न्यूज के बाद विच भी लगेगा। रिलेटिव क्लॉज कहां से स्टार्ट होता है शैली? रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। सो रुद्र मुझे बताओ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? हु विच दैट। तो ये जो आई हैव रिसीव्ड जो चीज रखी हुई है, इनमें से किस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है? हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो फिर आपको ये रिलेटिव क्लॉज क्यों लग रही है? चलो कृतिका, क्या ये रिलेटिव क्लॉज है? नहीं है, पक्का नहीं है। और अब बताना, जब मैं इसके आगे विच रख दूं तो विच आई हैव रिसीव्ड, अब ये रिलेटिव क्लॉज है? अब ये रिलेटिव क्लॉज है, पहले नहीं था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैं विच रख दूं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में? तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला रिलेटिव प्रोनाउन हम चाहे तो हटा सकते हैं, तो वहां पे हटाया हुआ है, ये रिलेटिव क्लॉज ही है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला रिलेटिव प्रोनाउन हम चाहे तो हटा सकते हैं ना, हटाया हुआ है, और वो एक रिलेटिव क्लॉज ही है। चर्चित सही कह रहा है। इसको आप न्यूज आई हैव रिसीव्ड क्यों पढ़ रहे हो? आप इसको न्यूज विच आई हैव रिसीव्ड पढ़ो। अब ये रिलेटिव क्लॉज है या नहीं है? और रिलेटिव क्लॉज उन 6 पोस्ट मॉडिफायर में से एक चीज है या नहीं है? एक पोस्ट मॉडिफायर है या नहीं है? तो फिर न्यूज से पहले द लगना कंपलसरी है इस सेंटेंस में। क्लियर हो गया क्या अभी? तो ओके, चलिए जो लास्ट के 2 सेंटेंस है बेटा, वो इस कैटाफोरिक यूज से भी रिलेटेड है, इस कैटाफोरिक यूज से भी रिलेटेड है, और जनरल कुछ छोटी मोटी कॉमन सेंस की बातों से भी रिलेटेड है ना। प्रॉपर कैटाफोरिक यूज के सेंटेंस नहीं है ये। आप पढ़ो एक बार। पहला सेंटेंस है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। सेंटेंस का मीनिंग बताओ। हाँ, रियलाइज होता है क्या? वॉर कितनी बुरी थी। हमेशा वॉर के खत्म होने के बाद ही ये रियलाइज होता है कि वो कितना बुरा था, कि वो नहीं होना चाहिए था। जब हो रहा होता है तब ये रियलाइज नहीं होता है। और वॉर क्यों, छोटी मोटी लड़ाई भी ले लो, छोटी मोटी लड़ाई भी जो होती है, तो जब हो रही होती है उस टाइम तो कोई इस चीज का अंदाजा नहीं लगाता कि इससे क्या नुकसान है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, वॉर इज ओवर, उसके बाद पता चलता है वो कितना गलत है। ठीक है, अब देखो यहां पे इसने आर्टिकल द लगाया, तो ये आर्टिकल द क्यों लगाया भाई? ये नाउन है, तो इस नाउन के बाद कौन सा पोस्ट मॉडिफायर आ रहा है? आ रहा है क्या कोई पोस्ट मॉडिफायर? नहीं आ रहा। सो द तो हर हाल में गलत है। हाँ, द कब सही होता? मान लो किसी और यूज के तहत सही हो तो, जैसे मान लो सर होमोफोरिक यूज के तहत सही हो तो बोलते ही आइडेंटिफाई हो रहा है क्या भाई कौन सा वॉर? बोलते आइडेंटिफाई हो रहा है क्या कौन सा वॉर? तो होमोफोरिक यूज भी नहीं है। जेनेरिक यूज है क्या? किसी प्रजाति का बोध करवा रहा है क्या बात? वो भी नहीं है। और जो पहला था वो तो क्या था कि पहली बार जिक्र करो तब आप द मत लगाओ। तो मैं तो पहली बार ही जिक्र कर रहा हूँ वॉर का इस सेंटेंस में, तो उससे भी द नहीं लगना चाहिए ना। पहली बार में थोड़ा लगता है, वो तो दूसरी तीसरी बार में लगता है। सो कई बार हमको ऐसे सेंटेंस दिखाई देंगे जिसमें जबरदस्ती द लगाया हुआ होगा। हम इन 4 यूजेस का अप्लाई करके देखेंगे, एनाफोरिक, होमोफोरिक, जेनेरिक और कैटाफोरिक, जो चौथा वाला यूज है। इनमें से कहीं से भी अगर ना मिले तो हम द हटाएंगे। अब सुनो, द तो हटा दिया, अब यहां पे सुनो, ये जो वॉर है ये अपनी पूरी प्रजाति का बोध करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? क्या केवल एक वॉर के लिए ये बात कही जा सकती है, या जितने भी वॉर्स हैं सबके लिए ये बात कही जा सकती है? सबके लिए। किसी पर्टिकुलर वॉर की बात करी क्या मैंने? भाई वो वाले वॉर के बाद पता चला कितना बुरा था, या ये वाले वॉर के बाद पता चला कितना बुरा। मैंने कहा कि एक युद्ध के बाद ही पता चलता है, तो कोई सा भी युद्ध हो तो पूरी प्रजाति का बोध करवा रहा है। अब पूरी प्रजाति का बोध इंडेफिनिट आर्टिकल भी करवाता था और डेफिनेट आर्टिकल भी करवाता था, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल जेनेरिक प्रजाति का बोध करवाता था। किसका बोध करवाता था? क्या वॉर कोई जेनेरिक प्रजाति है? नहीं। तो फिर यहां पे पूरी क्लास का बोध कराने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। ठीक है, अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए आप, द सही है क्या पहले? तो
पहले तो आप ये देखिए द सही है क्या। अच्छा सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। इट इज अ पिटी, पिटी मतलब PITY पिटी, नहीं पता? जरूरी ना, पिटी, पिटी मतलब होता है दयनीय स्थिति। क्या होता है? दयनीय यानी बुरी स्थिति। पिटी मतलब बुरी स्थिति या दयनीय स्थिति। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। कौन सी? की अब मैं आगे दयनीय स्थिति बता रहा हूं। द सन ऑफ मिलीनियर, एक लखपति का बेटा, शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग, वो भी चोरी जैसी वारदात में शामिल है। इंडल्ज होना है ना, शामिल होना, इन्वॉल्व होना। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है आज की कि जो पैसे वाले का बेटा है वो क्यों चोरी कर रहा है, वो भी चोरी की वारदात में शामिल है, चोरी जैसी घटनाओं में वो शामिल है। ठीक है, सेंटेंस समझ में आया? ओके, अब सबसे पहले बात करेंगे इस द पे फोकस करो। क्या ये द सही है क्या? सर सही है। सही है, बोलो कृतिका, बोलो सही है क्या? ये द सही है या नहीं, ये चेक करो ना बेटा। ये द किससे पहले लगा हुआ है? तो इस नाउन के बाद कोई पोस्ट मॉडिफायर दिख रहा है आपको? तो सही है। आपको दिखा इसके बाद कोई पोस्ट मॉडिफायर? अरे अंडरलाइन जो कर रखा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। और कैसे बताऊं आपको भी प्रीपोजिशनल फ्रेज या पोस्ट मॉडिफायर? अंडरलाइन भी कर रखा है, बोल्ड भी लेटर्स में भी लिखा हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है क्या? और ये एक नाउन नहीं है क्या? तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा नहीं है? तो इसके बाद भाई मैं ऐसे भी कह सकता था कि एक बेटा, अब किसका बेटा? लखपति का बेटा। तो एक लखपति का बेटा, लखपति का बेटा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना उस बेटे के होने की, किसका बेटा। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इसको पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले प्री मॉडिफायर आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, मिलियन में कितने रुपए होते हैं? इंडियन रुपी के 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है ना? क्लियर? 1 बिलियन में 10 करोड़, ठीक है, उसका 100 टाइम्स। क्लियर? ओके चलो, अब ये द तो सही है यहाँ पे, लेकिन द सही होना सेंटेंस का सही होना नहीं होता। आर्टिकल से रिलेटेड एक एरर और बनती है यहाँ पे। देखो यहां पे क्या किसी पर्टिकुलर मिलीनियर की बात हो रही है क्या? किसी भी मिलीनियर की बात हो रही है तो ये मिलीनियर आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? जिस प्रकार वो वॉर आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, ये कौन सा वॉर है, उसी प्रकार ये मिलीनियर भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना? सो जैसे वहां पे ए लगेगा, यहां पर भी ए लगेगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। तो जब भी सेंटेंस में नाउन आ जाए ना, जब भी जितने भी नाउन है, अगर आर्टिकल्स की एरर निकालने पे वो आ जाए ना, तो आपको हर एक नाउन चेक करना है। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो सेंटेंस में जितने भी नाउन है, भाई सन नाउन है तो मिलीनियर भी तो नाउन है, तो सन के लिए तो द आया क्योंकि आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मिलीनियर के लिए द नहीं आएगा क्योंकि आगे कोई प्रीपोजिशन आगे कोई पोस्ट मॉडिफायर नहीं है। लेकिन मिलीनियर के लिए ए आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि मिलीनियर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। कोई भी मिलीनियर के बेटे के लिए यह बात लागू होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर मिलीनियर के बेटे। ठीक है? या यूं कहो, ये मिलीनियर, ये जो भी मिलीनियर है, ये अपनी पूरी मिलीनियरों वाली जाति को बोध करवा रहा है। तो कोई भी अगर अपनी पूरी जाति का, जेनेरिक जाति नहीं होनी चाहिए, बस जेनेरिक जाति के लिए द आता है। ठीक है? क्लियर? ठीक है ना? समझ गए? चलो, तो यहां पे ऑफिशियली हमारे ये सेंटेंस मतलब जो बेसिक रूल्स हैं वो खत्म होते हैं। अच्छा जी, आर्टिकल जब हमने स्टार्ट किया तो मैं आर्टिकल्स को 3 पोर्शंस में बांटता हूं। कितने पोर्शंस में? पहला पोर्शन तो जो हमने कवर किया अभी, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स में क्या क्या आएगा? यूसेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, नॉन यूसेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ये खत्म हो चुका है, ये डन। दूसरा दूसरा देखो पढ़ो, अदर यूसेज। अब अदर यूसेज क्या है? अदर यूसेज में हमको कुछ फिक्स्ड रूल्स याद करने हैं। क्या कहा मैंने? कुछ फिक्स्ड रूल्स, जैसे कि सरल सरल से, जैसे कि यूनिक मॉन्यूमेंट से पहले द लगाना जरूरी है, नदियों के नाम से पहले द लगाना जरूरी है, ऐसे फिक्स्ड रूल्स। द के नहीं आएंगे, ए और एन के भी आएंगे, द के इंडेफिनेट डेफिनेट दोनों के आएंगे। और आखिरी जो केस है, इसमें मैं आपको एक शीट दूंगा 1 पेज की, और उनमें वो शब्द जहां पर भी आ जाए उनसे पहले उनके फिक्स्ड आर्टिकल से जो आपको याद है।
यहाँ पर शब्द फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ रूल्स फिक्स हैं, वहां पे शब्द फिक्स हो गए, ये शब्द के लिए तो यही आर्टिकल आएगा और ये शब्द के लिए तो यही आर्टिकल आएगा, वो आखिरी केस होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने कर चुके हैं, बेसिक रूल्स वाला। यहाँ से सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल शुरू हो रहा है, जो कि है फिक्स्ड रूल्स, और काफी सरल सरल रूल्स हैं, एक एक सेंटेंस देंगे, याद होते चले जाएंगे। ठीक है, आपके 10th लेवल पे यहां की बजाय यहां से सबसे ज्यादा यहां से आएगा, यहां से, वहां से भी कम आएगा, केवल जो बीच वाला है ना यहां से ज्यादा आएगा आपके 10th लेवल पे। लेकिन ओवरऑल जब आप ग्रामर के हाई लेवल एग्जाम्स देंगे तो यहां से और वहां से भी आएगा। ओके, क्लियर? चलो, तो देखो अदर यूसेज, द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर यूसेज एंड, बहुत सारे हैं, मतलब ये एक दिन में कवर नहीं होंगे, लेकिन 4-5 जो भी कवर होते हैं वो आज कवर करते हैं, बाकी कल करेंगे। अदर यूसेज एंड नॉन यूसेज ऑफ डेफिनेट इंडेफिनेट, दोनों के आएंगे इसमें, है ना, केवल डेफिनेट के और केवल इंडेफिनेट के नहीं। ठीक है, मिसलेनियस रूल्स कह सकते हो आप इसको। हाँ जी, आ जाइए, पढ़िए सेंटेंस क्या है। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? अखबार का नाम। तो बेटा याद रखना, कोई भी अखबार का नाम हो प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्रतिष्ठित मतलब सम्मान प्राप्त होना चाहिए, है ना। अब ऐसे अखबार लोकल बहुत सारे हो गए आजकल, है ना, तो ऐसे ऐसे अखबार का नाम नहीं होना चाहिए जो कोई जानता ही नहीं कि ये अखबार का नाम है। हाँ, मतलब एटलीस्ट वो नाम आ जाए तो हमको पता तो चले कि अखबार का नाम। इतना भी मतलब गिरा हुआ नहीं होना चाहिए कि वो नाम आ रहा है सामने और हमको पता ही नहीं ऐसी भी कोई अखबार है। ठीक है, तो ऐसी किसी अखबार का नाम आ जाए, वैसे आपको इजी देगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, है ना, उनसे पहले आर्टिकल द लगना बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी। मतलब सर दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्क क्या है? क्या? दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्क? दैनिक भास्कर का ऑनर कोई और है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑनर कोई और है। दैनिक भास्कर हिंदी न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बहुत सारे हैं। दैनिक भास्कर तू नहीं पढ़ता, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं पढ़ता। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस है ना। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस प्लीज। ओके, आलोक रीड्स द हिंदू। द, अब देखो यहाँ पे हिंदू तो एक धर्म है, लेकिन हिंदू न्यूज़पेपर है और इतना प्रचलित न्यूज़पेपर है कि हिंदू के नाम से हम सब जानते हैं कि हाँ एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, और रीड भी आ रहा है। अब रीड आ रहा है तो ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर ही रीड करेगा, धर्म को कैसे रीड करेगा, है ना। तो धर्म को, हाँ धर्म को कैसे पढ़ेगा, धर्म को थोड़ा पढ़ेगा, उसके धर्म से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट्स को, उनके ग्रंथों को पढ़ेगा ना। तो यहाँ पे हिंदू ऑब्वियसली न्यूज़पेपर का बोध करवा रहा है, तो न्यूज़पेपर से पहले हमको क्या लगाना है, आर्टिकल द। तो फर्स्ट रूल सबको क्लियर है, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। 4-5 कवर करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं ना। सेकंड देखो, पढ़ो, आप खुद पता लगाओ कि यहाँ पे द जो है आ रहा है तो रूल क्या बनेगा। रूल आप खुद बनाओ, अगर रूल आप खुद बनाओगे तो, या जैसे इसमें आपने रूल खुद ने बना दिया कि सर न्यूज़पेपर से पहले द लगाना है, तो इसमें क्या रूल बना रहे हो बताओ। सर पॉलिटिकल पार्टीज से पहले द लगे। पार्टीज, अगेन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होनी चाहिए जो बोलते ही समझ में आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनका नाम आ रहा है और कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हो रहा है। हाँ, समझ गए ना। कुल मिला के आपके लेवल पे अगर वो ऐसी एरर बनाएगा तो वो सबसे प्रचलित 2 या 3 जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश की, उनका ही नाम लेगा। ठीक है, जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी, जैसे आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी है देश की, उन्हीं का नाम लेगा। उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है। माय ब्रदर सपोर्ट्स द बीजेपी, ही सपोर्ट्स द कांग्रेस। ठीक है, समझ गए। पार्टी का नाम आना चाहिए, ऐसे नहीं कि पार्टी लिखा हुआ आ जाए पार्टी खुद ना लिखा हुआ है, पार्टी का नाम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम। ओके नेक्स्ट, क्या यू सपोर्ट्स ने आई सपोर्ट, यू सपोर्ट्स नहीं होगा, यू सपोर्ट होगा और आई सपोर्ट होगा, and that is very very confidential. You should not ask from anybody and you should not tell to anybody whom you are supporting. वो आपका अधिकार है, ठीक है ना, आपका नेता चुनने का आपका अधिकार है, ना तो आप किसी से पूछो ना किसी को अपना अधिकार बताओ। हाँ, अगर आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हो तो फिर तो आपको, ठीक है। चलें, तो सेकंड रूल इज वेरी मच क्लियर टू यू। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हम क्या लगा देंगे, बोलो, आर्टिकल द। थर्ड रूल की तरफ पढ़ें, बोलो। 2 रूल याद हुए, फिक्स रूल्स। अब इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि बहुत सरल चीजें आने लग गई है ना। पहले जो बेसिक रूल्स थे दैट वर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, पर कभी ना कभी तो लास्ट में आपको उनको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से तो कोई बच के जा ही नहीं सकता
ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हिंदी छूट जाती है। जैसे क्लास 11th में अगर आप सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करते हो इंग्लिश मीडियम में तो देयर इज नो हिंदी, है क्या बेटा? हिंदी नहीं है ना, बट क्लास 10th लेवल पे तो है ना। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हिंदी छूट जाएगी बट इंग्लिश तो नहीं छूटेगी। दैट विल बी द कंपलसरी सब्जेक्ट 11th 12th में, कुछ भी लो और आगे भी काम आएगी, है ना। तो इसीलिए हमको ये रूल्स कभी ना कभी तो पढ़ने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर आज ही पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट, बड़ा सरल सा रूल है, पढ़ो। सीज समुद्र, नदियां, डेजर्ट समझते हो, चेन्स ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। इनके नाम से पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, बहुत ही सरल से एग्जांपल्स ले लो। जैसे द आर्कटिक, आर्कटिक है समुद्र है, ओशियन है। द आर्कटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द लगेगा हमेशा साथ। द गंगा, जैसे द पैसिफिक, वही पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। फिर आ जाओ द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये नदियों के नाम है। द गंगा होता है या द गंगास होता है, ऐसा पूछना चाह रहे हो आप? द गंगा ही सुना है। हाँ, गंगा का दूसरा नाम ऐसे रखा गया है, GANGES, गैंग्स, गंगेश, गंगेश बोलते हैं उसको, गंगेश। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इसके आगे एस लगा दो, वो तो फिर उसका नाम रख दिया गया। जैसे श्री राम को राघव भी कहते हैं, तो नाम ही दूसरा रख दिया गया ना, समझ गए? क्लियर, ठीक है ना। चलो, तो भाई पुराने जमाने में गंगा को गंगे कहते थे ना, तो उससे वो नाम डिराइव कर दिया गंगेश, ठीक है। तो नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द। नेक्स्ट बोलो डेजर्ट, डेजर्ट बोलो कोई भी एक। थार, द थार, द सहारा, द गोबी। हाँ बताओ कहाँ का है? जीके का क्वेश्चन है, इंडिया से बाहर। कहाँ का? अच्छा सहारा कहाँ का है? सहारा, सहारा पता है ना, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। हाँ नहीं पता? हाँ, और गोबी, अच्छा इंडिया का थार, द थार, ठीक है। तो पता करके आना कल गोबी कहाँ का है, ठीक है। नेक्स्ट, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला है, जैसे द हिमालयास। अच्छा, द हिमालयास क्यों हुआ है? क्योंकि पर्वत नहीं है, ये पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए प्लूरल फॉर्म में आता है। ये पर्वत श्रृंखला इसलिए किसमें आता है? प्लूरल फॉर्म में। एक और पर्वत श्रृंखला का नाम लेता हूं, एल्प्स, जो कि अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला है, द एल्प्स, ये भी एस के साथ आता है, ठीक है। तो चारों चीजें क्लियर हैं? क्या क्या? सीज बोलो, रिवर्स, डेजर्ट्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। इनसे पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं उन्हीं से पहले लगाना है, जो छूट जाए उनसे पहले नहीं लगाना है, क्लियर है क्या? आपको हिमालयास से पहले लगाना है, लेकिन आपको माउंट एवरेस्ट से पहले नहीं लगाना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो सबसे ऊंची चोटी है। तो मैंने लिखा कि कहीं भी चोटी से पहले हमको आर्टिकल द लगाना है। तो सर माउंट, सर हाँ सर माउंट एवरेस्ट को सर सभी जानते हैं, सर द लगाना जरूरी होगा ना? क्या कह रहा है? माउंट एवरेस्ट पे है, माउंट एवरेस्ट को सभी जानते हैं तो द लगाना जरूरी होगा ना? बेटा सचिन तेंदुलकर को भी सभी जानते हैं, फिर 10 सचिन तेंदुलकर थोड़ा बोलूंगा? ऐसा किसने कहा कि जिसको सभी जानते हैं उसके पहले द लगाना है? ऐसा किसी ने नहीं कहा, ना मैंने कहा, ठीक है। आपको यूसेस को याद में रखना है, ठीक है। जो हमारे आर्टिकल्स के यूसेस हैं, प्लस जो अभी फिक्स रूल्स आ रहे हैं, जिनमें जिन जिन का जिक्र हो रहा है, उन्हीं से पहले फिक्स रूल्स के तहत हमको आर्टिकल द लगाना है। बहुत सारी चीजें हैं बेटा दुनिया में जिसको सभी जानते हैं, अमेरिका को भी सभी जानते हैं, मैं अमेरिका क्या देश है, तो हम द अमेरिका द इंडिया बोलते थोड़ा फिरेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो मॉन्यूमेंट है, माउंट एवरेस्ट मॉन्यूमेंट है क्या? और मॉन्यूमेंट भी स्पेसिफिक है, जैसे 7 वंडर्स, सारे मॉन्यूमेंट्स नहीं, 7 वंडर्स के लिए ही अलाउड है इधर, जो 7 अजूबे हैं उनके लिए अलाउड है, वो भी आएगा भी लिस्ट में। नहीं बोल सकते, द रेड फोर्ट भी नहीं बोल सकते, ऐसे तो फिर हम जैसे जयपुर के कोई छोटा मोटा मॉन्यूमेंट है उसके लिए भी हाँ, तो द अल्बर्ट हॉल नहीं बोलेंगे, अल्बर्ट हॉल में प्रॉपर नाउन है यार, प्रॉपर नाउन से पहले कैसे द लगाओगे? उसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो कितने रूल कवर हुए अभी? 3। चौथा बढ़ो, एपिक्स एंड स्क्रिप्चर्स। क्या होती है एपिक्स बताओ?
महाकाव्य। टेल मी एन एग्जाम्पल। महाभारत, वेरी गुड। रामायण, ठीक है, ये सब क्या है, महाकाव्य है। इनसे पहले क्या लगाना है हमको, आर्टिकल द। स्क्रिप्चर्स यानी जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, लाइक गीता। हनुमान, गीता, बाइबल, जितनी भी है ना, उनसे पहले भी हम कुरान, उनसे पहले द लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब रामायण दोनों में काउंट होगी। रामायण किताब भी है और महाकाव्य भी, ठीक है, समझ गए। तो एग्जाम्पल दे लो बराबर। द रामायण, द महाभारत, ये तो आ गई आपकी एपिक्स। द बाइबल, द गीता, द कुरान, एंड एज वेल एज जितनी भी और, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, द गुरु ग्रंथ साहिब हो जाए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, यूनिक नाउन से पहले हमको आर्टिकल द लगाना है। क्या कहा हमने, यूनिक नाउन, जिसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई ना हो, ठीक है, जिसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई ना हो, मतलब उस जैसे फीचर्स वाला दुनिया में ऐसा कोई दूसरा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सभी सबसे अलग है। देखो, अगर मैं कहूं सचिन तेंदुलकर अलग है, तो सचिन तेंदुलकर अपनी फील्ड में अलग है, ठीक है ना। वो क्रिकेट में टॉप में, तो फुटबॉल में भी कोई टॉप में, तो यूनिक नहीं माना जाएगा। हर कोई अपनी फील्ड में टॉप पे है ना, ठीक है, क्लियर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो क्रिकेट के फील्ड में टॉप में है ना भाई। हम नहीं कहते क्या भाई रोनाल्डो फुटबॉल का सचिन तेंदुलकर है, नहीं कहते क्या। फुटबॉल की दुनिया का सचिन तेंदुलकर कौन है, रोनाल्डो। तो फिर सचिन तेंदुलकर यूनिक कैसे हुआ, जब किसी दूसरी दुनिया में भी एक सचिन तेंदुलकर मौजूद है। फुटबॉल की दुनिया में भी एक सचिन तेंदुलकर है कि नहीं है, समझ गया ना। मैं कहूं सिंगिंग की दुनिया का सचिन तेंदुलकर है अरिजीत सिंह, कह सकते हैं ना। तो इनको यूनिक नहीं कहेंगे। यूनिक कैसे कहेंगे, ताजमहल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल ताजमहल, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अमेरिका में भी एक ताजमहल है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिक नाउन में काउंट करना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले तो उनको काउंट करना, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर स्पोर्ट्स नेम के पहले भी द लगता है क्या? नहीं, मैंने कब बोला, मैं तो कह रहा हूं नहीं लगता है, उल्टा तो कह रहा हूं ना नहीं लगता है। अभी तो मैंने बताया ना कि 10 सचिन तेंदुलकर नहीं लिखना है। अगर सर आपको स्पोर्ट्स मैन नहीं, स्पोर्ट्स नेम जैसे क्रिकेट वगैरह। आएगा अभी आएगा, लिस्ट अभी लंबी चौड़ी है, आने दे, थोड़ा सस्पेंस बनाए रख, क्रिकेट से पहले आएगा कि नहीं आएगा ना। किसी किसी कंडीशन में लगता है, किसी किसी कंडीशन में नहीं लगता, रूल्स बताऊंगा अभी, शायद आज ही आ जाएगा, देखते हैं अभी नेक्स्ट शीट पे क्या। यूनिक नाउन से सबसे पहले हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको यूनिक नाउन मानेंगे, लाइक अर्थ, मून, सन, ओके। तो कभी भी अर्थ मूव्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, द अर्थ। बताओ सेंटेंस में क्या गलती है। सर सन से पहले भी द लगेगा। सन से पहले भी द लगेगा, क्योंकि अर्थ ही यूनिक थोड़ी ना, सन भी तो यूनिक है, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव सीन ताजमहल, जल्दी से बोलो। द ताजमहल। 7 वंडर्स को हम बिल्कुल यूनिक मानेंगे। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये रूल क्लियर है। अब आ जाओ, ये हमें पहले बता चुका हूं एडजेक्टिव वाले चैप्टर में, मैंने कहा था कि ये आर्टिकल वाले चैप्टर में फिर से रिपीट होगा। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाएंगे, बहुत ही इजी सा रूल हो गया है। तो रवि इज बेस्ट बॉय, जल्दी से एरर निकालो, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। बेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अभी तक के कितने बराबर रिपीट करो। सबसे पहला रूल क्या था, सेकंड पॉलिटिकल पार्टीज, तीसरा रिवर्स, सीज, डेजर्ट्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, तीसरा यही था क्या, हाँ तीसरा यही था, 3 हो गए। फिर अगली शीट पे 4 थे। सबसे पहले एपिक्स एंड स्क्रिप्चर्स, उसके बाद यूनिक नाउन्स, उसके बाद एडजेक्टिव्स की, ये तो 3 ही हुए, फिर एक रह गया। अच्छा 3 ही है, 3 और 3 6 ही पढ़े, ठीक है। तो 6 हमने रूल्स कवर कर लिए। 7वां रूल देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले। अब ऑर्गेनाइजेशन, सृष्टि हो गया क्या पेपर, तो वेट कर रहे हो या ग्रामर में इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए बैठ रहे हो? नहीं, आप चाहो तो बैठ सकते हो। और मुझे आप देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको कुछ डाउट है क्या, ठीक है, चलो एंजॉय। हाँ, सो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं कि सर हमारी है संस्कृत कला केंद्र, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं छोटे मोटे उठा के लिया, 4 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया।
वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, वर्ल्ड रिनाउंड, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, G20, सार्क, ठीक है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, दक्षेश जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सार्क को, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड रिनाउंड, उनसे पहले आर्टिकल द लगेगा। फॉर एग्जांपल द यूएनओ, द बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट द WTO, बोलो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहां पे युद्ध हुआ था न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डन। WHO आ गया, आपने जिक्र किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनो, नासा से पहले द लगा रहा हूं मैं, सार्क से पहले अभी हमने बात भी करी, दक्षेश जिसको अपन बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना। सार्क नहीं समझते, नहीं सुना ये कभी भी? राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम सबसे बड़ा जो एक तरीके से कारण था उनके असासिनेशन का, वो ये था, ठीक है, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1990 में, ठीक है। अरे रूल ही पहले डिस्क्लोज हो गया। हाँ, अब मुझे बताओ, मैंने तो कह दिया ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले द लगाओ। सर इसरो से पहले क्यों नहीं लगाया? हाँ चलो इसरो भी ले ले, इसरो, ये साइंटिस्ट है ना, इसको टेंशन हो जाती है फिर। हाँ यूनेस्को भी ले ले चल। और किसी को भी कुछ याद आ रहे हो तो फिर सबको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, MC ठीक है। हाँ चलो खूब है। अब मुझे बताओ, आपने कुछ में लगे लगाए मिल गए, कुछ आपने बताया, इनमें से सबके आगे द लगना चाहिए क्या? सोच के बताओ। यस सबके आगे करेक्ट है? सबके आगे करेक्ट है? सबके आगे करेक्ट नहीं है। जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनके आगे करेक्ट है, जो राइट साइड वाले हैं उनके आगे करेक्ट। वाई? स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज। स्पॉट द सर डिफरेंस। लेफ्ट साइड वाले तो पूरे वर्ल्ड के हैं। अच्छा, लेफ्ट वाले वर्ल्ड के हैं और वो हमारे हिंदुस्तान के हैं। सर नासा किसी एक कंट्री का है, इसरो किसी एक कंट्री। ये बीबीसी जो है ये तो केवल ब्रिटिशर्स का है, यानी कि इंग्लैंड का, यूके का है। फिर ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड का है या किसी देश का, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ और कारण है। इंडियन रेलवे इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज जस्ट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये तो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना। ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर ऑल। सर इनको कोई अवार्ड मिल रखा? हाँ बताओ भाई बताओ। अच्छा, इंडियन रेलवे से पहले द आएगा मानता हूं, लेकिन इस रूल के तहत नहीं आएगा, रूल्स हैं भी और बाकी, ठीक है। तो वेट करो, पहले तो इसको डिसाइड करो आप कि इनमें से लेफ्ट साइड वालों के पीछे द लगना है, राइट साइड वालों के पीछे द नहीं लगना है। वाई? देखो सुनो, यहां पे आप इसको कैसे रीड करते हो? रीड करो। क्यों आप इसको ऐसे क्यों नहीं रीड करते? NASA, वहां तो आप ऐसे रीड कर रहे हो UNO, या तो फिर उसको भी उनो बोलो, उनो, या तो उसको भी उनो बोलो, या तो उसको हु बोलो, हु। बोलते हो क्या? अब डिफरेंस समझ में आया? जब मैं इसको एक साथ बोल रहा हूं नासा, तो ये प्रॉपर नाउन का फॉर्म का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है? प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो इसीलिए इनके आगे, और यूनेस्को जो तो दो तीन आपने लिखवा है, इसरो, उनके आगे नहीं लगेगा और इनके आगे लगेगा, ठीक है। जो उनकी नाम है वो नाम कन्वर्ट होके प्रॉपर नाम नहीं बनने चाहिए, वो नाम कन्वर्ट होके प्रॉपर नाम नहीं बनने चाहिए। सो एक्सेप्शनल रूल है ये, पढ़ो। यदि ऑर्गेनाइजेशंस की एब्रीविएटेड फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म, ये सारे एब्रीविएटेड फॉर्म है। यदि ऑर्गेनाइजेशंस की एब्रीविएटेड फॉर्म को मिलाकर प्रॉपर नाउन बना दिया जाए, जैसे इनकी बना दी मैंने, इनको मैं अलग अलग थोड़ा रीड करता हूँ, इनमें से ये इनको अलग अलग थोड़ा रीड करता हूँ, इसको मैं एक ही नाम बोल रहा हूँ, क्योंकि नाम तो प्रॉपर नाउन हो गया ना। प्रॉपर नाउन बना दिया जाए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के एब्रीविएटेड फॉर्म से पहले द का प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, इसकी फुल फॉर्म लिख दो, इसकी फुल फॉर्म लिख दो, फिर लगेगा द। समझ गए? फिर वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग शो कर रहा है, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन का मीनिंग शो कर रहा है। क्लियर है क्या? डिफरेंस क्लियर है क्या? क्लियर है? नहीं है? क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट देखो।
हाँ जी, पब्लिक फैसिलिटीज के नाम से पहले आर्टिकल द आएगा। ऐसी फैसिलिटीज जो पब्लिक ऑल ओवर कोई भी पब्लिक यूज कर सकती है, ठीक है, जिसपे किसी की पाबंदी नहीं। अब हो सकता है वो फैसिलिटी पेड है या अनपेड है, उस चीज पे चर्चा नहीं हो रही है, भाई पेड है या अनपेड है। पे करके कुछ फैसिलिटीज पे करनी पड़ती पब्लिक को और कुछ फैसिलिटीज पे नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा, मान लो कोई गार्डन बना हुआ है, कोई बड़ा, हाँ, द नेहरू गार्डन। अब जैसे नेहरू गार्डन है तो मान लो ये पब्लिक फैसिलिटी मानोगे ना इसको आप। जैसे मान लो कोई सिनेमा हॉल है या फिर कोई मॉल है बड़ा सा, तो उसके आगे हम उसका नाम आ जाए तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। देखो, जैसे वी आर गोइंग टू जेम सिनेमा, अब जेम सिनेमा विल बी कंसिडर्ड एज ए पब्लिक फैसिलिटी। कोई प्राइवेट किसी पर्सनल थोड़ा ना किसी का, अब है पेड वो एक अलग बात है। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि फ्री हो, पब्लिक फैसिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि जो चीज फ्री हो। ओके, सो वी आर गोइंग टू जेम सिनेमा नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो, द जेम सिनेमा, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ो उसको आगे। अब यहां पे इसका विरोध होता है, मतलब विरोध क्या होता है, इससे रिलेटेड रूल है। सिनेमा, थिएटर, ऑफिस, म्यूजियम और कैथेड्रल। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग बताओ, इन सबका तो पता होगा आपको, कैथेड्रल का मीनिंग बताओ। चर्च पता है, चर्च जहां पे क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो कुछ एरिया में, अब चर्च तो क्या है कहीं पर भी हो जाता है, जैसे निवाई में भी हो सकता है ना, लेकिन कैथेड्रल छोटे एरिया में नहीं होता। कैथेड्रल का मतलब होता है बड़ा गिरजाघर, यानी बड़ा चर्च, समझ गए। कुछ एरिया में मान लो मतलब 100, 200, 500 किलोमीटर के एरिया में एक बहुत बड़ा चर्च, मान्यता प्राप्त चर्च होता है, उसको क्रिश्चियन लोग कैथेड्रल का नाम देते हैं, यानी मान्यता प्राप्त चर्च। जैसे अपने मान्यता प्राप्त मंदिर नहीं होते हिंदुओं में, जैसे मान लो कि मुस्लिम्स में मान्यता प्राप्त दरगाह है अजमेर में, है ना। अब दरगाह वैसे तो निवाई में भी होगी, लेकिन बड़ी दरगाह, तो वैसे क्रिश्चियन लोगों ने चर्च और कैथेड्रल को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो रूल क्या है, ये शब्द जहां पर भी आ जाए आर्टिकल द ठोक दो बस। सिनेमा को कभी भी सिनेमा ना करके द सिनेमा कहना है, ऑफिस को कभी भी ऑफिस ना कहके द ऑफिस कहना है, थिएटर, म्यूजियम और द कैथेड्रल कहना है। अब कोई कहेगा सर ये दोनों तो सेम ही हो गए रूल। बेटा वहां पे मैंने क्या लिखा है, नाम से पहले, वहां पे मैंने क्या लिखा है, सिनेमा का नाम आ रहा है, कौन सा सिनेमा, प्रॉपर नाउन आ रहा है, उससे पहले। तो ये रूल एक अलग बात कह रहा है, ये रूल अलग बात कह रहा है, फिर भी मैंने साथ में रखा है ताकि डिफरेंस स्पॉट हो पाए। ये तो शब्द जैसे ही दिखे द लगा दो ये शब्द को तो आप याद ही द के साथ करो, द सिनेमा होता है ऐसे याद है, जैसे द फॉर्मर द लेटर याद किया था, द ऑफिस होता है, डायरेक्ट याद ही ऐसे करो, द कैथेड्रल होता है, द म्यूजियम होता है। क्लियर है, ये फिक्स रूल्स में आएंगे, जैसे कि हाँ सर स्कूल के आगे नहीं लगता क्या? हाँ, पहले आप बोलो। हम्म, हाँ, लेकिन बेटा इंग्लिश लैंग्वेज किसकी है, हम तो उधारी की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, रूल्स किसके चलेंगे। या तो आप अपना इतना रुतबा कायम करो कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इस लैंग्वेज में इतना हो जाए कि हम भी रूल्स बना पाए। हम तो अभी भी इंग्लिश बोलने से ही करते हैं, और तो छोड़ो, इन्वॉल्वमेंट तो दूर की बात है, ऐसा लगता है कि लोग बाग हंसेंगे, है ना। तो जिसकी लैंग्वेज है रूल्स उसके चलेंगे, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो उन्होंने कैथेड्रल को अलाउड किया क्योंकि अंग्रेजों की भाषा है। हाँ जी, so Alok is going to cinema, tell me the difference. Oh, error, Alok is going to the cinema, he is going to office, he is going to the office, we are going to museum, we are going to the museum. तो देखो सिनेमा अकेला आ जाए तो भी द लगेगा, सिनेमा का नाम आ जाए तो पब्लिक फैसिलिटी के तहत द लगेगा, ठीक है। एक शीट और करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। तीन तीन ये नहीं, एक और, तीन तीन तीन, 9 हो गए, 9 फैसिलिटी, 9 रूल्स हो गए, ये आखिरी शीट हो। पढ़िए क्या कह रहा है, प्लूरैलिटी का बोल, पढ़ के बताओ कैसे पढ़ेंगे, क्या, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्लूरैलिटी, वेरी गुड, प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी का बोध कराने वाले नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरैलिटी का बोध कैसे कराएंगे, शब्द तो वो सिंगल है, लेकिन वो उसके अंदर छुपा हुआ है कि ये कुछ किसी चीज का समूह है, ये किसी चीज का समूह है, ये बात उसके अंदर छुपी हुई। ऐसे नाउन कैसे होते हैं, जैसे कि सेंटेंस वर्ड नाउन देखो, जैसे मैंने कहा यूएसए, क्या कहा मैंने, यूएसए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये अपने नाम के अंदर प्लूरैलिटी का बोध है कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स
है तो सिंगल नाउन यूएसए, बट इसके अंदर प्लूरैलिटी का बोध है, तो ऐसे नाउन से पहले हमको द लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कुछ एक्सेप्शन भी आने वाले हैं, पढ़ो कौन कौन से आएंगे। जैसे कि मैंने कहा यूएसएसआर, यूएसएसआर की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि यूएसएस, जैसे यूएसए आज की तारीख में अमेरिका है, आज की तारीख में यूएसए कौन है, अमेरिका ही तो है, ठीक है। तो उसी समय उसी तरीके से यूएसएसआर आज की तारीख में कौन सा देश है बताओ, रशिया, वेरी गुड। और यूएसएसआर से पहले वो कौन सा देश था, देखिए आपको कितनी हिस्ट्री याद है, उससे पहले उसका नाम कुछ और था ना, रूस तो, रशिया रूस एक ही हो गई, सोवियत यूनियन। तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। सोवियत यूनियन आगे चल के यूएसएसआर बना, और यूएसएसआर आगे चल के रशिया बना। अब इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्ट मुझे अभी याद में नहीं आ रही, अगर आप फुल फॉर्म करोगे तो इसके अंदर प्लूरैलिटी का, मतलब एक्चुअली ये जो जगह है ना, ये कुछ जगहों का समूह है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक जगह नहीं है, ये कुछ जगहों का, जैसे एक एरिया इधर आ गया, फिर उसके बाद कोई और एरिया शुरू हो गया, फिर इसका कुछ पार्ट उधर भी है, फिर इसका कुछ पार्ट इधर भी है, तो ये क्या कहा जाएगा, एक समूह कहा जाएगा ना, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। मतलब लगते हुए एरिया नहीं है, टुकड़ों में है एरिया, और वो एक ही समूह का पार्ट है, जिसको अपन यूएसए कहते हैं, आजकल शॉर्ट में यूएस कह देते हैं, ठीक है, यूएस। चलो, तो यूएसएसआर हो गया। यूके भी माना जाएगा, यूके बोलो तो, यूके पहले क्या, नहीं यूके पहले तो यूके पहले क्या था, चलो बताओ, यूके का पहला वाला नाम क्या था, यूके से पहले, और यूके के बाद का नाम बताओ। आजकल वो इंग्लैंड है, क्या है, इंग्लैंड। पहले क्या था, यूके, उससे पहले था वो ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन से तो ब्रिटिश बना, तो ब्रिटेन ने करीब करीब दुनिया के सारे देशों पे राज किया, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हर जगह बन गई। जैसे इंडिया भी 200 साल तक ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटेन के अंडर था, तो अब इंडिया से इंग्लैंड के बीच में तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन उनमें से कुछ जगह छूट भी सकती हैं जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन फिर इंडिया भी है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे टुकड़ों में थी, तो वो सारे टुकड़े मिला के कहलाते थे यूनाइटेड किंगडम। क्या कहलाते थे, ब्रिटेन अकेला देश, उसने धीरे 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 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी काम करना शुरू किया, अब जितनी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे एरिया मिला के क्या कहलाए, यूनाइटेड किंगडम। तो भारत भी कभी ना कभी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था, ठीक है। और अब जब वो देश आजाद हो गए, वापस सिंगल देश रह गया वो, जैसे ब्रिटेन था, तो उसका नाम रख दिया गया इंग्लैंड। क्लियर है क्या? सो अगर मैं इंग्लैंड कहूंगा तो प्लूरैलिटी का बोध नहीं है, अगर मैं ब्रिटेन कहूंगा तो भी प्लूरैलिटी का बोध नहीं है, लेकिन जब मैं यूके कहूंगा तब वो प्लूरैलिटी का बोध करवाएगा। सो मैं क्या कहूंगा, द यूके। डन। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज इज ऑल्सो ए समूह ऑफ ए ग्रुप ऑफ सम एरियाज, वो भी एक लगता हुआ एक सिंगल एरिया नहीं, देखो उसके तो नाम के आगे भी एस लग रहा है, वेस्ट इंडीज, ठीक है। नेक्स्ट, फिलीपींस। फिलीपींस, ये सुने होंगे आपने देश के नाम, है ना, फिलीपींस। अब देखो नाम, हाँ फिलिप, अब हिंदी में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, वैसे इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, फिलीपींस, ठीक है। तो नाम के अंदर प्लूरैलिटी का बोध है ना, वैसे भी एस लगना अपने आप में प्लूरैलिटी का बोध होता है, नहीं होता है, आखिरी में ऐसे ही एस लगना, ठीक है। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड नहीं होता, क्या होता है, तो नाम के अंदर प्लूरैलिटी का बोध है, तो कोई भी जगह का नाम, इधर एक चीज मिसिंग है बेटा ना, ये आप इसको याद करना, जगह का नाम, कोई भी ऐसी चीज नहीं, जगह जगह ही होनी चाहिए, यहाँ पे कोई प्लेस होनी चाहिए, है ना, कोई भी प्लेस अपने अंदर प्लूरैलिटी का बोध करवाएगी तो वो द आर्टिकल लेगी, ठीक है क्या। अब इंडिया में अकेला और अकेला एक पंजाब ऐसी जगह है जो द लेता है इस रूल के तहत। वाई सर, पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, नहीं पता आपको, धिक्कार है इंडियन होने पे, किसी को नहीं पता पंजाब। पांच जगहों का समूह है सर, 5 नदियों का समूह है, कौन कहता है 5 जगहों का समूह, पंजाब से 5 नदियां क्रॉस होती है, 5 नदियों का समूह है, इसलिए उसको पंजाब कहते हैं, 5 नदियां क्रॉस होती है, अकेला स्टेट पंजाब, तभी तो सबसे ज्यादा हरा भरा है, ठीक है। 5 नदियों के समूह को पंजाब, पन के अंदर 5 का बोध नहीं हो रहा है आपको, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए इंडिया में केवल और केवल पंजाब को अलाउड है द लगाना, और किसी स्टेट या जगह को नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्लूरैलिटी का बोध है, पन 5 हो गए ना, प्लूरैलिटी का बोध हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर हैं जिनके अंदर प्लूरैलिटी का बोध नहीं है, बट फिर भी उनको द के साथ याद किया जाता है। इवन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो भी वो द के साथ दिखाएगा, आप गूगल पे सर्च करोगे ना जगह का नाम तो भी वो द के साथ दिखाएगा, तो उसको एक्सेप्शन मानना है, ठीक है। वो कौन कौन से, द हैग, कौन सी जगह है हैग,
नहीं पता? स्विट्जरलैंड पता है? द सुडान एंड द बर्न। नेदरलैंड में हाँ बोलो। हैग, हाँ, नेदरलैंड में। हैग नेदरलैंड में। अच्छा, स्विट्जरलैंड का नाम पता है? इनमें से स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? बर्न। तो आप आज ही सर्च करना अगर जाके कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, तो वो पता है क्या दिखाएगा? द बर्न। तो इन तीन जगह के आगे फिक्स से द लगेगा। ये एक्सेप्शनल केस है, ये प्लूरैलिटी का बहुत नहीं करवा रहा। हाँ नहीं लगा रहा सर, बर्न किया के द। ठीक है, मैं तेरे को भेजता हूँ स्क्रीनशॉट द लगाया हुआ। ठीक है, अब अपन गूगल सर्च करेंगे तो गूगल सर्च में चार अलग अलग मतलब चार अलग अलग फिलोसोफर बैठे होंगे, तो कोई लगा रहा होगा, कोई नहीं लगा रहा होगा। अब मैं तेरे को जो लगा रहा है वो बताता हूँ, वो सेंड करता हूँ। ठीक है, तो औरों के लिए तो कोई लगा, एक भी नहीं लगा रहा। औरों के लिए तो अभी राजस्थान से पहले द बताओ कौन लगा रहा है, या निवाई से पहले बता दो, या जयपुर से पहले बता दो, या इंडिया से पहले बता दो। तो कोई नहीं लगा रहा तो उसमें तो लगेगा ही नहीं, और एक भी लगा रहा है दैट मींस लगता है। अब वो फिलोसफी जैसे जैसे लैंग्वेज है, जैसे जैसे डेवलप होगी थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी। नहीं, वो एक पागल नहीं है, वो एक रूल को फॉलो कर। हाँ बोलो। हाँ जाओ ना, मैंने तो पहले ही बोल दिया। हाँ जाओ, वहीं पे शीट मेरे को दे जाओ। चलिए खत्म करो इस रूल को, फिर अपन भी चलते हैं। हाँ जी, इस सेंटेंस को पढ़िए फटाफट से एंड टेल मी द एरर। द पंजाबी इज ए वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ द पंजाब। सेंटेंस का मीनिंग बताओ। पंजाबी पंजाब की बहुत ही मीठी भाषा है। कुछ एरर है इसमें या सब सही लग रहा है? क्या एरर? सर पंजाबी की देखो, पंजाब से पहले द लगेगा, पंजाबी से पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि पंजाबी यहाँ पे क्या है, किसका बोध करवा रही है? और एक रूल है, लैंग्वेज के नाम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगना। नाम से पहले का है मैंने। अब नाम से पहले का मतलब यह है कि अगर मैंने लैंग्वेज, मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना लैंग्वेज, तब तो द लग सकता है, द लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज का नाम आ जाए, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ठीक है, लैंग्वेज का नाम आ जाए, प्रॉपर नाम, उससे पहले कोई भी आर्टिकल, हाँ फिर नहीं आएगा। और वैसे भी तो नहीं आ रहा, तो वैसे भी तो नहीं आ रहा। अगर लोगों के लिए आएगा तो उसका तो रूल ही चेंज हो गया ना। ठीक है, लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं आएगा। ठीक है, अगर लोगों के लिए आएगा तो फिर आएगा, जैसे चाइनीज के लिए आया था द चाइनीज। द चाइनीज का मीनिंग क्या था? चाइनीज पीपुल। अब देखो, चाइनीज जब लैंग्वेज का काम करेगी तब तो नहीं आएगा, जब लोगों का काम करेगी तो आएगा। द चाइनीज बोले तो चाइनीज पीपुल, द पंजाबी बोले तो पंजाबी पीपुल। द पंजाबी का मतलब पंजाबी लैंग्वेज नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? पंजाबी पीपल। ठीक है, सो रूल इज वेरी मच क्लियर कि लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना ही नहीं है। हाँ जी पढ़ो। समझे? क्या समझे? उसके नाम से कोई वस्तु फेमस है, उसके नाम से, जगह के नाम से कोई वस्तु फेमस है, लाइक कश्मीरी शॉल्स, आगरे का पेठा, कश्मीरी एप्पल्स, राजस्थानी फूड, या इस तरीके से कुछ भी है ना, गुजराती के आगे कुछ भी वस्तु लगा दो, है ना। तो आगरे का पेठा। सेंटेंस देखो, मतलब वो देखो एक्सप्रेशंस, द कश्मीरी शॉल्स, द कश्मीरी शॉल्स, ओके। नेक्स्ट, द राजस्थानी बेडशीट। तो कोई भी वस्तु प्रोडक्ट अगर किसी जगह के नाम से फेमस है और उसका नाम हम उच्चारित कर रहे हैं तो फिर हम आर्टिकल लगाएंगे। तो 3 रूल यहाँ पे भी कवर हुए, सो टोटल 12 रूल कवर हुए हैं। फिक्स रूल्स कितने कवर हुए हैं? क्या आप 12 के 12 रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहले तो पहली शीट, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कुछ जगह जैसे कि रिवर्स, सीज, चेन्स ऑफ फाउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, है ना। 3 रूल खत्म हुए पहली शीट के, हर शीट पे 3 रूल है। अगली शीट पे 3 रूल, एपिक्स एंड स्क्रिप्चर्स पहला रूल, दूसरा रूल
एपिक्स एंड स्क्रिप्चर्स पहला रूल, दूसरा रूल वो तो तीसरी शीट पे था, ऐसे कुछ भी मत बोलना, नहीं तो फिर के लिए ऑर्गेनाइजेशन तो अभी जस्ट पिछले शीट पे था। एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री उससे पहले है यूनिक नाउन। दूसरी शीट पे 3 रूल कौन कौन से हैं? एपिक्स एंड स्क्रिप्चर पहला रूल, यूनिक नाउन्स दूसरा रूल, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री मत बोलो, एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री से पहले नहीं लगाएंगे, एडजेक्टिव की ही सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। 2 शीट कवर। तीसरी शीट पे आ जाओ। सबसे पहले तो हमने सीखा ऑर्गेनाइजेशंस विद सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस भी साथ में याद रखना। दूसरी चीज पब्लिक फैसिलिटी का नाम होना चाहिए, प्रॉपर नाम होना चाहिए, जेम सिनेमा पूरा नाम आ गया प्रॉपरली। और तीसरी कुछ फिक्स वर्ड्स कौन कौन से थे? सिनेमा, थिएटर, ऑफिस, म्यूजियम एंड कैथेड्रल। ये 5 शब्द जहां दिखे दट हो। देखो सेंटेंस में उसका यूज एज ए पब्लिक फैसिलिटी होना चाहिए, सेंटेंस में उसका प्रयोग एज ए पब्लिक फैसिलिटी की तरफ बोध होना चाहिए कि हाँ ये पब्लिक फैसिलिटी है जिसको पब्लिक यूज करती है, तो फिर द लगा। समझ गए? क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि इंडियन रेलवे जो है विश्व की सबसे अच्छी रेलवे, तो इसमें कोई बोध नहीं हो रहा कि पब्लिक इसको यूज करती है। फैसिलिटी की अब जैसे हम लोग जेम सिनेमा जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं ना, पब्लिकली यूज करने जा रहे हैं ना, तो इस तरीके से बोध होना चाहिए। ठीक है? और 5 शब्द तो फिक्स हैं, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, कैथेड्रल और 5वां कौन सा था? म्यूजियम। ठीक है? और आखिरी शीट ये 3 ये दिख ही रही है। सबसे पहले क्या है? प्लुरैलिटी का बोध कराओ विथ 3 एक्सेप्शंस। इंडिया में कौन? अकेला पंजाब, बाकी बहुत सारे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? और उसके बाद क्या एक्सेप्शंस हैं? हैक, सुडान एंड बर्न। इनके आगे आप इनको याद ही ऐसे करो, द हैक, द सुडान, द बर्न। और लैंग्वेज से पहले नहीं लगाना है। और लास्ट वन, अगर जगह, देखो ये तीनों जो रूल्स हैं करीब करीब जगह से रिलेट कर रहे हैं। ये भी जगह है, ये भी यहाँ पे पंजाब से पंजाबी बना कुछ जगह से रिलेटेड है, और ये भी जगह से। जगह के नाम से अगर आपने कोई वस्तु फेमस है तो उससे पहले द लगाना है, लाइक द कश्मीरी शॉल्स, द राजस्थानी बेडशीट्स। ठीक है? द इंडियन फूड, ये भी द लगाएगा। इंडिया भी जगह है ना, इंडिया भी जगह है, उसके नाम से अगर एक फूड कोई फेमस है, द इंडियन। डन? क्लियर? अभी कितने कर लिए हमने? 12 है ना, तो करीब इतने ही हो रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, मतलब 1 या 2 दिन में हो जाएगी अब ये आर्टिकल चैप्टर आपका होगा। कल 12, आज 12 रूल हुए तो कल 12 रूल हो जाएंगे। आज 12 रूल के साथ साथ कैटाफोरिक यूज भी हुआ है, तो कल क्या केवल 12 रूल नहीं होंगे? आसानी से हो जाएंगे। आज तो कैटाफोरिक यूज करके भी 12 रूल कर लिए अपन, और फिर परसों एक ही दिन में अपन वो शीट देखेंगे, वो तो रटनी है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।